संविधान के पिछले क्लास में हम लोग भाग 16 को खत्म कर चुके थे और आज हम लोग बात करेंगे किसका, भाग 17 का। और भाग 17 में लिखा हुआ है क्या, राजभाषा, राजभाषा, ठीक है। और इस भाग 17 में लिखे हुए राजभाषा को स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 के भी, अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर कहां तक, 351, ठीक। सबसे पहले समझते हैं कि राजभाषा क्या होता है। इसी के साथ साथ एक और शब्द आ जाता है राष्ट्रभाषा, और इसी में एक और शब्द आ जाता है क्या, राज्यभाषा, ठीक है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और एक क्या है, राज्यभाषा। राजभाषा का मतलब यह है किसी भी क्षेत्र, किसी भी देश के सारे कामकाज की जो भाषा है उसी को क्या बोलते हैं, राजभाषा। जितने सरकारी कामकाज की भाषा है उसे क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। क्लियर है। दूसरा चीज लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा। क्या कहा लिखा हुआ है, राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा का मतलब यह है कि किसी देश में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो बोली या भाषा उपयोग की जाती है ना। ऐसा नहीं है कि उसे काम हो, किसी देश में ज्यादातर लोग जो है जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। और जब जिस देश में ज्यादातर लोग जिस भाषा का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो कामकाज भी उसी भाषा में होगा। तो ऐसे भाषा को जो उस देश में क्या हो, लोकप्रिय हो, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। और वही अगर राज्य में होता है कि किसी राज्य में जो भाषा ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है या किसी राज्य के लोगों को कोई भाषा बहुत ज्यादा प्रिय होता है, उसी को क्या बोलते हैं, राज्य भाषा। क्लियर है। राजभाषा मतलब कामकाज का भाषा, और जो बोले जाता है ज्यादातर लोगों के ज्यादा जो लोगों में प्रिय होता है देश में पूरा, तो वो क्या कहलाता है, राष्ट्रभाषा। और किसी राज्य में यही होता है तो वो क्या कहलाता है, राज्यभाषा। अब देखते हैं कि हमारे संविधान में राजभाषा का जिक्र है कि राष्ट्रभाषा का जिक्र है कि राज्यभाषा का जिक्र है। तो शुरुआत करते हैं किससे, अनुच्छेद नंबर 343। अनुच्छेद नंबर 343। जब संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो 11 सितंबर 1949 को ये संविधान की राजभाषा के लिए बैठक चालू हुआ कि संविधान की राजभाषा किसको रखना है, कामकाज किसमें होगा, ऐसे करके। अच्छा, और एक चीज और, पूरा मुगलों, जब अंग्रेज लोग आए उससे पहले पूरे भारत में मुगल साम्राज्य चल रहा था, उनकी राजभाषा होती थी फारसी। उनकी राजभाषा क्या होती थी, फारसी। मुगल काल में पूरा कामकाज किस भाषा में होता था, फारसी भाषा। फिर आ गए कौन लोग, अंग्रेज लोग। सारा कामकाज किस में हुआ, अंग्रेजी। सारा कामकाज किस में हुआ, अंग्रेजी। तो भाई सारा कामकाज, पूरा लेटर वेटर जो है, जो भी दस्तावेज है वो किसमें लिखा है, अंग्रेजी में। अब हमको आजादी के बाद हमको मिलेगा तो वो किसमें लिख के देगा, हिंदी थोड़ी लिख के देगा, वो भी किसमें देगा, अंग्रेजी में। यानी सत्ता जो हस्तांतरण हुआ वो भी किस भाषा में हुआ, अंग्रेजी भाषा। दूसरा चीज, जब संविधान निर्माण हो रहा था तब भी कौन सा काल था, ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल 1946 से क्या हुआ था, संविधान। तो संविधान सभा का भी काम किस में चालू हुआ, अंग्रेजी में, ठीक। और जो लोग संविधान सभा में शामिल थे, जितने नेता लोग, उन लोग भाषण भी देते थे तो किस में, अंग्रेजी में। और उसमें भी राजभाषा बनाने के लिए इकट्ठा हो गए कब, 11 दिसंबर 1949 को, ठीक। लेकिन राजभाषा को लिखना चालू किया गया 14 सितंबर, 11 सितंबर था ना, 11 सितंबर, दिसंबर बोल रहा था क्या, नहीं सितंबर, 11 सितंबर 1949 को ये प्रक्रिया चालू हुआ, राजभाषा के लिए बैठक होना, और उसको लिखना चालू हुआ कब, 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को लिखना चालू हुआ था। इसीलिए हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते कि नहीं मनाते रे, हाँ 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अब क्यों मनाते हैं, अब ये संविधान में सभी तरह के लोग थे भाई, तमिलनाडु वाला भी था, पश्चिम बंगाल वाला भी था, हमारे छत्तीसगढ़िया लोग वन विगेरी से, है कि नहीं है। तो आप भारी दद्दोदहत कोई बोल रहे थे कि हिंदी को राजभाषा बनाओ, है नहीं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। तो फिर बोले वाह, तमिलनाडु तमिल बोलते हैं, हम तेलुगु बोलते हैं, तो हमारे का हो ऐसे करके। तो दो नेता थे, एक मुंशी और एक अयंकर, के मुंशी और एक अयंकर थे, है ना। इन जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, याद करो प्रारूप समिति पढ़ाया था, हाँ, उन दोनों ने सलाह दिया
कि देखो अगर हम किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा लेते हैं तो बाकी भाषा के साथ क्या हो जाएगा, दुआ भेदी हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन भारत जो है, हिंदुस्तान है, यहाँ पूरा क्या है, हिंदी भाषा ज्यादातर बोला जाता है। लेकिन अगर हिंदी को ही पूरा क्या बना दिया जाए, राष्ट्रभाषा बना दिया जाए या राजभाषा बना दिया जाए तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा, दुआ भेदी होगा। इसीलिए अनुच्छेद नंबर 343 में यह लिखा गया कि संघ की भाषा यानी भारत के संघ केंद्रीय भाषा, राज्य में नहीं, जो भारत सरकार है उसका राजभाषा हिंदी होगा। राजभाषा क्या होगा, हिंदी। राजभाषा क्या होगा, हिंदी, ठीक है। लिपि जो है वो देवनागरी, लिपि जो है वो क्या होगा, देवनागरी, लिपि जो है देवनागरी। लेकिन जो संख्या है वो अंतरराष्ट्रीय होगा, अंतरराष्ट्रीय होगा। संख्या किसमें रहेगा, अंतर। यानी भारत सरकार जो भी काम काज करेगा वो किस भाषा में करेगा, हिंदी भाषा में करेगा, और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी। अब इसको क्यों बताना पड़ा, मेरा नाम राम है, ये व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज लग रहा है, ऐसे लिखते हैं नहीं, मेरा नाम राम है ऐसे करके लिखते हैं। ये भाषा कौन सा है, हिंदी। लेकिन लिपि कौन सा है, रोमन लिपि बोलते हैं। इंग्लिश नहीं होता रे, इंग्लिश कोई लिपि नहीं है, इंग्लिश क्या है, भाषा है। इंग्लिश क्या है, भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, ठीक है। तो लिपि ये कौन सा है, रोमन लिपि है। लेकिन भाषा कौन सा है, हिंदी। भाई अब इसको ऐसे लिखता, मेरा नाम राम है, तब ये भाषा भी है हिंदी, लिपि भी है हिंदी। क्लियर है, सॉरी देवनागरी है ना, भाषा भी है हिंदी और लिपि कौन सा है, देखो संगति का असर पड़ता है नहीं, ये देख तुरंत पड़ गया संगति का असर, ठीक है। तो मेरा नाम राम है, ये हिंदी भाषा में लिखा है और लिपि क्या है इसकी, देवनागरी। यही भारत की क्या होगी, राजभाषा, लिपि देवनागरी। और संख्या कौन सा, हाँ देवनागरी में नहीं लिखा गया, ये देवनागरी में कौन सा नंबर लिखा है, 1, ये 2, ये 3, ये 4 है ना, ये 5। एक कबूत पढ़े नहीं आंसर इसे लगा तो तुम्हारा, ये हिंदी भाषा का अंक है देवनागरी वाला, है ना। लेकिन ये वाला नहीं लेंगे, अपन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला अंक लेंगे ऐसा कामकाज के लिए। हाँ वो हिंदी है देवनागरी वाला, ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद नंबर 343 में स्पष्ट किया गया कि भारत की जो राजभाषा है वो क्या होगी, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। लेकिन संख्या क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन संविधान बनने में और संविधान जो पूरा बन रहा था उससे पहले, है ना, और भारत देश के आजादी से पहले पूरा कामकाज किस में हो रहा था, अंग्रेजी। तो एकाएक सबको बदला जा सकता था क्या, नहीं। तो ये पहले लाइन में ये लिखा गया कि भारत देश की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि जो है देवनागरी होगी और संख्या क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक पूरा कामकाज किस में होगा, अंग्रेजी में। पूरा कामकाज किस में होगा, अंग्रेजी में। और 15 वर्षों तक कामकाज अंग्रेजी में होगा। और बाद में इसके लिए संसद क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। संसद जो है क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। समझ में आया। अनुच्छेद नंबर 43 में क्या लिखा गया है, भारत के राजभाषा के बारे में लिखना है। तो भारत यानी कि केंद्र सरकार की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। लिपि क्या होगी, देवनागरी। और संख्या किस पे लेंगे, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन आजादी से पहले या संविधान बन रहा है वो भी अंग्रेजी में, है ना। इसलिए ये कहा गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक किस भाषा में कामकाज होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। और उसके बाद जो है संसद क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। तो 15 साल होने से पहले संसद ने कानून बना दिया, राजभाषा अधिनियम 1963। क्या आ गया, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963। तो अभी भी वही कंडीशन कि अगर किसी एक भाषा को पर्टिकुलर कर दिया जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर वही कहा गया राजभाषा अधिनियम 1963 में कि भारत या संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी। लेकिन इंग्लिश जो है सहायक राजभाषा रहेगी। अंग्रेजी जो है वो क्या रहेगी, सहायक राजभाषा रहेगी। यहां पर किसी प्रकार के राजभाषा की बात नहीं कही गई। अभी ये कहा गया था कि पहले काम अंग्रेजी में हो रहा है, तो अभी 15 वर्ष तक काम भी किस में होगा, अंग्रेजी में।
अब 15 वर्ष के पहले कानून बनाना है संसद को, क्योंकि 15 वर्ष तो बस ही लिखा हुआ है संसद में, तो कानून बनाया गया राज्य भाषा अधिनियम 1963, और ये कहा गया कि भारत की राजभाषा क्या रहेगी, हिंदी ही रहेगी। भारत सरकार जो भी कामकाज करेगा वो किसमें करेगा, हिंदी में। अब लेकिन जिस राज्य को हिंदी नहीं आता है वहां पर तुमको क्या भेजना पड़ेगा, अंग्रेजी, इसीलिए कहा गया सहायक भाषा क्या होगा, अंग्रेजी। क्लियर है। अब बार बार विरोध होते रहता है कि भारत देश हिंदी वाला, हिंदी को राजभाषा बनाओ, हिंदी को राजभाषा बनाओ, तो फिर इसमें अधिनियम में संशोधन किया गया और राजभाषा अधिनियम लाया गया 1967। राजभाषा अधिनियम लाया गया कब, 1967। इसमें कहा गया कि अगर अंग्रेजी को सरकारी कामकाज से हटाना है तो जितने भी राज्य के विधानमंडल हैं, उन राज्यों के विधानमंडल को यह संकल्प पारित करना होगा कि अंग्रेजी को खत्म करो और हिंदी को क्या करो, अपनाओ। और ऐसा नहीं होगा तब तक अंग्रेजी का जैसा प्रयोग चल रहा है वैसा क्या रहेगा, चलता है। हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता है भाई। वो तमिलनाडु वाला, केरल वाला, आंध्र प्रदेश वाला, तेलंगाना वाला वो थोड़ी बोलेगा कि अंग्रेजी समाप्त कर दो, हिंदी भाषा को रखे रहो। और लेकिन ये कहा गया कि जिस दिन सभी राज्य के विधानमंडल ये संकल्प पारित करेंगे कि सरकारी कामकाज में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को क्या करो, समाप्त करो, तब अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को सरकारी कामकाज से क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाए। और ऐसा नहीं होता है तब तक जैसे अंग्रेजी का प्रयोग चल रहा है वैसा चलते रहेगा। यानी आज भी भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी, और अंग्रेजी जो है वो क्या है, सहायक राजभाषा। ये है अनुच्छेद नंबर 343। स्पष्ट हुआ। अनुच्छेद नंबर 343 में क्या कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी और संख्या क्या प्रयोग किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। लेकिन संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक सरकारी कामकाज किस भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। और इसीलिए और बाद में बोला गया कि संसद इस पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो संसद ने कानून बनाया राजभाषा अधिनियम 1963 और ये कहा कि भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी, और उसकी सहायक भाषा क्या होगी, अंग्रेजी। क्लियर। सहायक राजभाषा क्या होगी, अंग्रेजी। लेकिन फिर संशोधन किया गया राजभाषा अधिनियम 1967 और ये कहा गया कि अंग्रेजी को सरकारी कामकाज से बाहर करना है, समाप्त करना है उसके प्रयोग को। तो सभी राज्यों के विधानमंडल ये संकल्प पारित करेगा तभी जो है अंग्रेजी को समाप्त किया जाएगा, नहीं तो अंग्रेजी का प्रयोग जैसे चल रहा है वैसे क्या रहेगा, चलता रहे। इसलिए चल रहा है। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 344 बात करते हैं किसका, अनुच्छेद नंबर 344। राजभाषा, देखो राष्ट्रभाषा का कोई प्रावधान नहीं है हमारे देश में, कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। पहले याद रखना क्या है, राजभाषा है। क्या है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे देश में, भारत देश में कोई एक भाषा बता दो जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है कोई भाषा? हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी। छत्तीसगढ़ थे बोलते थे छत्तीस, तमिल, गुजराती। एक भाषा ही नहीं है लोकप्रिय, है कि नहीं है? मराठी वाले भड़क जाएंगे, इसलिए मराठी वाले लोग क्या बोलते हैं, मराठी। ऐसा है कि नहीं है? तो हमारे देश में कोई एक भाषा लोकप्रिय नहीं है और पूरा भारत में एक भाषा में कामकाज नहीं होता, इसलिए भारत में राष्ट्रभाषा वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। इसलिए कभी मत बोलना कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा है, वो भी केंद्र सरकार के, राज्य सरकार का नहीं, है ना। किसका, केंद्र सरकार। ये जो अनुच्छेद नंबर 343 में बोला गया है कि राजभाषा हिंदी, तो पूरे भारत का राजभाषा हिंदी नहीं, केंद्र का राजभाषा क्या होगा, हिंदी। यानी भारत सरकार का राजभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक, आगे चले। अब राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो उस राजभाषा के संबंध में, राजभाषा के विकास के लिए राजभाषा के संबंध में आयोग बना सकता है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 344। तो अनुच्छेद नंबर 344 में है राजभाषा आयोग। संविधान में सीधा 344 से राष्ट्रपति को निर्देशित दिया गया है कि 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, और उसके बाद हर 10 वर्ष में। संविधान लागू कब हुआ, 1950, या और 5 वर्ष कब होगा, 1955 में पहला राजभाषा आयोग बनाएगा। उसके बाद हर 10 साल में राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। क्लियर है। तो पहला राजभाषा आयोग कब बना होगा, 1955। कौन बनाया होगा, राष्ट्रपति। कौन बनाया होगा, राष्ट्रपति बनाया होगा। क्लियर है। तो राजभाषा आयोग जो है
पहला कब बना? संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद। और उसके बाद कब बनेगा? प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा, इसमें क्या होगा? अध्यक्ष, ठीक है। और राजभाषा का वर्णन है अनुसूची नंबर 8 में, राजभाषा सॉरी अनुसूची नंबर 7 में। राजभाषा का वर्णन कहां है? अनुसूची नंबर 7, 8 है रे, 8 है, 8 अनुसूची नंबर 8 में है राजभाषा आयोग। राजभाषा अनुसूची नंबर किस में है? 8 में है। वो तो वो है ना 7 में, क्या बोलते हैं? हाँ, इसीलिए अनुसूची को पहले पढ़ लेना था, है नहीं? हाँ, 8 में है, क्लियर, ठीक है। तो राजभाषा आयोग में क्या होगा? अध्यक्ष। राजभाषा आयोग में क्या होगा? अध्यक्ष। और इसमें सदस्य उतने होंगे जितने अनुसूची नंबर 8 में भाषा होगा। अनुसूची नंबर 8 में जितना भाषा होगा उतने क्या होंगे? सदस्य होंगे, है ना। राजभाषा आयोग में क्या होगा? अध्यक्ष। और अनुसूची नंबर 8 में जिनको राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा उतने क्या होंगे? भाषा होंगे। तो उतने भाषाओं के एक एक लोगों को क्या किया जाएगा? इस राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। तो अभी अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषा है, यानी राजभाषा आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते होंगे? 22 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्लियर है। तो अनुच्छेद नंबर 344 में क्या बताया गया? राजभाषा आयोग कितने वर्ष में बनेगा? संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद। उसके बाद हर प्रत्येक 10 साल में इसका गठन किया जाएगा। कौन गठन करेगा? राष्ट्रपति। राजभाषा आयोग में कौन होता है? एक अध्यक्ष और कितने सदस्य? जितना अनुसूची नंबर 8 में भाषा है उतना सदस्य। और अभी वर्तमान में कितना भाषा है? 22। काली ज्वार 28 सदस्य बढ़ाए लगी कतका, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 22 सदस्य, लेकिन कितने होते हैं? जितने अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषा है, ठीक है। पहला जो आयोग बना था वो 1955 में बना था। पहला राजभाषा आयोग कब बना था? 1955 में बना था। और उसके अध्यक्ष का नाम था बाल गंगाधर खेर, तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। तिलक जी कब के चल बसे बेचारा, तू 1900 है नहीं, आजादी नहीं देखे बेचारा, और तू अध्यक्ष बना, तो है ना। तो कौन थे? बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर खेर, ठीक है। ये जो है राजभाषा आयोग के क्या हैं? पहले अध्यक्ष, है ना। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष जो कब बना था? 1955 में बना था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में सौंपा था। ये जब रिपोर्ट सौंपता है राजभाषा आयोग, तो ये अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति जो है इस रिपोर्ट को सौंपता है, संसद में एक समिति होती है जिसका नाम है संयुक्त संसदीय समिति। क्या नाम है? संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति, है ना। संयुक्त संसदीय समिति को सौंपता है। और इस संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। फिर ये राजभाषा आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसका जांच पड़ताल कर जो संसद है फिर अगला नियम कानून या अपना योजना बना तय करती है कि राजभाषा के लिए क्या करना है। समझ में आ गया? तो राजभाषा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 344। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? संविधान लागू होने के 5 साल बाद। और उसके बाद कब किया जाएगा? प्रत्येक 10 साल। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो एक अध्यक्ष। और अनुसूची नंबर 8 में वर्णित जितने भाषा है उतने क्या होंगे? सदस्य। अभी वर्तमान में कितने भाषा है? 22, इसलिए कितने सदस्य होंगे? 22 सदस्य होंगे, क्लियर है। पहला राजभाषा आयोग कब बना था? 1955। अध्यक्ष कौन था? बाल गंगाधर खेर। इन्होंने अपना रिपोर्ट कब सौंपा? 1956 में। रिपोर्ट किसको सौंपा जाता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति फिर रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करता है? संयुक्त संसदीय समिति के पास। और फिर उसका जो भी संसद निर्णय लेना है वो संसद निर्णय लेते रहता है, क्लियर है। आगे बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 343 और 344 स्पष्ट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका, अनुच्छेद नंबर 345। अनुच्छेद नंबर 345, इसमें बोला गया राज्य की भाषा। इसमें बोला गया क्या, राज्य की भाषा। ठीक है, राज्य की भाषा यानी प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल है वो अपने लिए, प्रत्येक राज्य का जो विधानमंडल है वो अपने लिए एक राज्य भाषा का क्या कर सकता है, चुनाव या चयन कर सकता है ना। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल अपने राजकीय कार्यों के लिए एक या एक से अधिक भाषाओं का क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है। यदि चुनाव नहीं किया गया है तो हिंदी ही उस राज्य की क्या होगी, राजभाषा होगी, है ना। अगर चुनाव नहीं किया है तो हिंदी ही उसकी क्या होगी, राजभाषा होगी। क्लियर है। तो इस तरह से अनुच्छेद नंबर 345 भारत के सभी राज्यों को स्वतंत्रता देता है कि प्रत्येक राज्य जो है अपने कामकाज के लिए एक या एक से अधिक भाषा का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। और यदि चुनाव नहीं करते हैं तो जो भारत की राजभाषा है, केंद्र की राजभाषा है, क्या है, हिंदी, वही उस राज्य की क्या होगी, राजभाषा होगी। क्लियर है। ऐसा अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 345। अनुच्छेद नंबर 346, अनुच्छेद नंबर 346। अब देखो, एक राज्य को किसी अन्य राज्य से या इस राज्य को किससे, केंद्र सरकार से बात करना है, कामकाज के लिए पत्र आदि भेजना है, तो किस भाषा में भेजेगा उसको बताया गया है किसमें, अनुच्छेद नंबर 346। अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 346 में। ठीक है। तो अगर देखो एक राज्य जो है दूसरे राज्य को क्या करता है, पत्राचार करता है, या राज्य जो है केंद्र के साथ पत्राचार करता है, तो वो केंद्र की राजभाषा, संघ की राजभाषा किसका प्रयोग करेगा, हिंदी का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा, हिंदी का प्रयोग करेगा। क्लियर है। राज्य जब किसी अन्य राज्य को या राज्य जो है संघ के साथ पत्रादि कामकाज के लिए करता है तो किस भाषा को प्रयोग करेगा, संघ की राजभाषा या हिंदी को प्रयोग करेगा। क्लियर है। या अगर हिंदी को प्रयोग करना है, या उन लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये राज्य आपस में समझौता करके किसी अन्य भाषा का भी क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो छत्तीसगढ़ को कहां बात करना है, तमिलनाडु वाले से बात करना है, तो हिंदी से कर पाएंगे क्या, नहीं। तो दोनों आपने समझौती से किसका चयन कर सकते हैं, अंग्रेजी का चयन कर सकते हैं या किसी और भाषा का चयन कर सकते हैं, है ना। अब जैसे तमिलनाडु वालों को कहा केंद्र सरकार, तो वहां को जन तमिल पढ़ी नहीं है, तो गड़बड़ हो जी, तमिल में लिख के भेजी पत्राचार, तो है कि नहीं है। तो वो केंद्र सरकार जो है, तो संघ की एक सहायक राजभाषा क्या है, अंग्रेजी, है ना। तो संघ की भाषा जो है हिंदी, या उसकी सहायक भाषा किसमें कन्वर्सेशन करेंगे, अंग्रेजी में। अगर नहीं करते हैं तो आपस में किसी अन्य भाषा का भी चयन कर सकते हैं, जब राज्य आपस में बात कर रहे हो या राज्य किससे बात कर रहा हो, संघ से बात कर रहा हो। यह बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 346 में। अगला चले अनुच्छेद नंबर 347। अनुच्छेद नंबर 347, अगर किसी राज्य की जनसंख्या, है ना, यदि किसी राज्य की जनसंख्या एक वर्ग है द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान, यदि किसी राज्य में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो एक विशेष भाषा का क्या करती है, प्रयोग करती है, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए किससे परमिशन लेकर, राष्ट्रपति से परमिशन लेकर। ठीक है। लिखा हुआ है, किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य के सभी भाग या किसी भाग में राजकीय मान्यता प्रदान की जा सकती है। जैसे देखो, हमारे यहां बस्तर में हल्बी बोली जाती है। बस्तर में क्या बोली जाती है, हल्बी। तो अगर हमारा राज्य विधानमंडल चाहे तो उस क्षेत्र का, उसका राजकीय कामकाज का भाषा किसको बना सकता है, हल्बी को बना सकता है। बस इसके लिए किससे परमिशन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है क्या, नहीं। तो किसी भी क्षेत्र में एक बहुसंख्यक द्वारा किसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उस क्षेत्र के लिए राजकीय कामकाज के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकता है राज्य विधानमंडल के द्वारा। लेकिन इससे पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा, राष्ट्रपति का। यही लिखा हुआ है किसमें, अनुच्छेद नंबर 347। इस पर समझ में आ गया। ठीक है। तो ये तीनों जो प्रावधान है वो राज्य से संबंधित है। राज्य विधानमंडल अपने कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग कर सकता है वो बताया गया है 345 में। तो वो जो है
किसी भी भाषा एक या एक से अधिक भाषा का चयन कर सकता है। यदि चयन नहीं किया है तो जो संघ प्रयोग करता है वही उस भाषा का क्या होगा, राजभाषा या कामकाज का भाषा होगा। अनुच्छेद नंबर 346 बताता है कि राज्य जब राज्य से या राज्य जो है संघ से बात करता है तो किस भाषा का प्रयोग करेगा, वो अनुच्छेद नंबर 346 में बताया गया है। तो इसके लिए वो संघ की राजभाषा का प्रयोग करेगा, यानी कि हिंदी और सहायक भाषा अंग्रेजी। इसके अलावा दोनों आपस में सहमत होकर किसी अन्य भाषा का भी चयन कर सकते हैं बात करने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 347 ये बताता है कि जब किसी राज्य में कोई संख्या बहुसंख्या किसी क्षेत्र में बहुसंख्यक लोग किसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो पूरे राज्य के लिए भी कर सकते हैं और उस क्षेत्र के लिए भी राजकीय कामकाज की भाषा उस भाषा को बना सकते हैं राज्य विधानमंडल के द्वारा, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 348 न्यायालय की भाषा है ना, न्यायालय की भाषा है ना, न्यायालय किस भाषा का प्रयोग करेगा है ना, या कानून बनाने के लिए विधेयक का भाषा क्या होगा, ये सब बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 338। वो लंबा चौड़ा लिखा होगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों और अधिनियमों विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली, सीधा समझो ना भैया, न्यायपालिका की भाषा और जितना कानून बनना है विधेयक उसकी भाषा क्या होगा, उसको किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 338। ठीक है, 348। तो सबसे पहले कहा गया, देखो सारा काम किसमें हो रहा था, अंग्रेजी में, सारा काम किसमें हो रहा था, अंग्रेजी में। तो उच्चतम न्यायालय के सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, उसका सारा काम किसमें होगा, अंग्रेजी। हाँ, सारा काम किसमें होगा, अंग्रेजी में होगा। परंतु संसद को अधिकार है कि वो इस पर क्या बना सकता है, कानून बना, है ना। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि संसद जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चलता है वो किस भाषा में होता है, अंग्रेजी। भाई आप अपील करोगे अंग्रेजी भाषा में, आपको केस पूरा चलेगा, गवाही वाही नोटिस किया जाएगा, सब किस भाषा में, अंग्रेजी। फैसला सुनाया जाएगा अंग्रेजी भाषा में, है नहीं। अब हम छत्तीसगढ़ी आदमी अंग्रेजी आवे नहीं करे, फैसला हमारे पक्ष में है कि विपक्ष में अंग्रेजी में लिखा है, कुछ समझ में नहीं है कि नहीं। इसीलिए क्या रखना पड़ता है, वकील रखना पड़ता है। इसीलिए संविधान को क्या कहा गया है, वकीलों का स्वर, है नहीं। जद का संविधान बने, जद का कानून बने, कौन जानते, वकील मन, और जैसे घुमा ले वकील, है कि नहीं है। तो इसीलिए संविधान को वकीलों का स्वर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी, लेकिन संसद इस पर क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। संसद इस पर क्या बना सकता है, कानून। अभी तक संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई कानून नहीं बनाया है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई कानून नहीं बनाया। क्लियर है। अब बात करते हैं किसका, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी भाषा का क्या करवा सकता है, प्रयोग करवा सकता है। जैसे बिलासपुर का हमारा क्या है, हाई कोर्ट है ना। यहां पर कामकाज की भाषा क्या रही होगी, अंग्रेजी रही होगी, अंग्रेजी है। लेकिन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसको क्या कर सकता है, छत्तीसगढ़ी कर सकता है। क्लियर है। तो किसी भी हाई कोर्ट में भाषा किसके द्वारा चयन किया जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन किसकी पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। फिर उच्च न्यायालय के कार्यों के लिए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है। किंतु आदेश और निर्णय अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। किंतु आदेश और निर्णय किसमें होंगे, अंग्रेजी। यदि किसी को आदेश देना है और लास्ट में फैसला होता है वो देना है तो किस भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। ऐसा जो है अनुच्छेद नंबर किसमें लिखा है, 338 में लिखा है। 348 किसमें लिखा है, 348 में लिखा है। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 348 में न्यायालय के लिए बताया गया है। तो दो प्रकार का न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के कामकाज की भाषा क्या होगी, अंग्रेजी। क्लियर। लेकिन संसद उस पर क्या बना सकता है, कानून। अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का सारा कामकाज किसमें होता है, सुप्रीम कोर्ट का भाषा ये राज्यपाल के द्वारा तय किया जाता है। किसकी पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, है ना। लेकिन आदेश और निर्णय किसमें दिए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में दिए जाएंगे। क्लियर है। आगे अब ये कोर्ट की भाषा हो गई, साथ में बोला था विधेयक की भाषा। तो जितने भी अधिनियम है, विधेयक है या नियम है, संसद के द्वारा हो या राज्य के विधानमंडल के द्वारा हो, ये सारा बनाया जाएगा किसमें, अंग्रेजी भाषा में। विधेयक
विधेयक है, नियम कानून है, ये चाहे संसद का हो चाहे किसका हो, विधानमंडल का, है ना, ये सब किस में बनाया जाएगा, अंग्रेजी भाषा में बनाया जाएगा। किस में बनाया जाएगा, अंग्रेजी। अच्छा, एक कोर्ट में एक चीज बताना भूल गया, जो सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की भाषा हो क्या है, अंग्रेजी। संसद उस पर क्या बना सकता है, कानून। हाई कोर्ट की भाषा कौन तय करेगा, राज्यपाल। किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन आदेश और निर्णय किसमें होंगे, अंग्रेजी भाषा। लेकिन यदि कोई केस अपील करना चाहता है तो वो किसी भी भाषा में कर सकता है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी केस कोर्ट में हो। अगर आप अपील करना चाहते हो, पहले आप अपील करोगे तभी तो आपका केस दायर हो चालू होगा भाई, तो आप अपील किसी भी भाषा में कर सकते हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे क्या हो, हाई कोर्ट। उसके बाद जो कामकाज जैसा चलना है वो जिस भाषा में चलते, लेकिन अपील जो है आप किसी भी भाषा में कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। और संसद और विधानमंडल के द्वारा जितने भी विधेयक और नियम जारी किए जाते हैं वो किस भाषा में जारी किए जाएंगे, अंग्रेजी भाषा में। राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं वो भी किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में जारी करता है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 338 के तहत, ठीक है। चलो, भाषा के संबंध में कुछ विधियां अनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद नंबर बताया गया था किसमें, 349 में। जितना भी हम क्या बता रहे हैं, विधि बता रहे हैं, है ना, जितना भी हम प्रक्रिया राजभाषा के लिए जितना भी कानून बता रहे हैं उसको लागू करने की कुछ प्रक्रिया बताई गई थी किसमें, अनुच्छेद नंबर 349 में। लेकिन इसको 15 वर्षों के लिए रखा गया था और उसके बाद 1965 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त। भाई राजभाषा के लिए ये सब कानून बताया गया कि देखो राजभाषा के लिए कानून बना, देखो राजभाषा कितना क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। कितने साल तक रहेगा, 15 वर्षों तक। फिर संसद नियम बनाएगा, तो 15 वर्षों तक ये कैसे प्रक्रिया चलेगा उसको बताया गया था किसमें, 349। अब हमने नियम बना लिया तो इसकी जरूरत है क्या, नहीं, तो इसको फिर 1965 में 15 वर्ष के बाद क्या कर दिया गया, समाप्त। तो अनुच्छेद नंबर 349 क्या है, निश्चित है। अनुच्छेद नंबर 349 क्या है, निश्चित है, ठीक। अनुच्छेद नंबर 350, अनुच्छेद नंबर 350, देखो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है, व्यथा है ना, तो वो नागरिक जो है अपील गुहार लगाएगा सरकार के पास, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। तो वो जो है भाई ये थोड़ी है कि जिसको अंग्रेजी आता है उसी की समस्या होगा, है क्या भाई, जिसको अंग्रेजी नहीं आता है उसको भी समस्या हो जाएगा, तो वो अपना व्यथा कैसे सुनाएगा बेचारा। इसलिए अनुच्छेद नंबर 300 में बताया गया कि प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं के लिए केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो या किसी अधिकारी को हो, किसी भी भाषा में क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ठीक, यहां पर सिर्फ कोर्ट के लिए बताया गया था कि कोर्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट यदि अपील करते हो तो किसी भी भाषा में कर सकते हो। उसी तरह अनुच्छेद नंबर 350 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या है ना, तो वो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या उनके किसी अधिकारी कर्मचारी से क्या करेगा, शिकायत करेगा, आवेदन लगाएगा बेचारा, है नहीं कि मेरा एक गोड़ टूट गया, एक नकली गोड़ लगा दो ऐसे करके, तो वो अंग्रेजी भाषा में थोड़ी लिखेगा, है नहीं, वैसे मिक्सअप हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ी वाले लिखते हैं माई लेग इज टूटिंग ऐसे करके, है कि नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि यदि किसी को समस्या है तो अपने किसी भी भाषा में क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 350। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, इसी 350 में दो अनुच्छेद और जोड़े गए, 350 का और 350 खा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। तो अगला अनुच्छेद है कौन सा, 350 का, और 350 किसके बारे में बात करेंगे, खा है सन 1956। कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद नंबर 350 का और 350 खा। 350 का में लिखा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। प्राथमिक स्तर की शिक्षा किसमें दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, है ना। प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा किसमें दी जाएगी, मातृभाषा में। हमन कौन से मातृभाषा है हमार, छत्तीसगढ़ी। तो हमार जो प्राथमिक स्तर है वो कौन से भाषा में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में, है कि नहीं है। तो ये लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 350 में कि कोई भी भाषा हो लेकिन प्राथमिक स्तर का जो शिक्षा है
वो उसके मातृभाषा में देना है। तमिलनाडु में जाके तुम अंग्रेजी झाड़ के नहीं पढ़ाना है नहीं। हमारे गांव के छत्तीसगढ़िया मल्ला ते अंग्रेजी में पढ़ावे तो मतलब समझ में है जी, लड़का मल्ला दाई दादा छत्तीसगढ़ी बोला थे, है कि नहीं है, तो उनको भी छत्तीसगढ़ी, तो इसीलिए किसमें पढ़ाना है ना, जो उनकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाना है। क्लियर है? इसमें किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 350 का में। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 350 ख में बोला गया है कि हमारे भारत में बहुत सारे भाषा क्या है, अल्पसंख्यक है, यानी कुछ भाषा है जो कुछ लोगों के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उनके लिए राष्ट्रपति आयुक्त नियुक्त कर सकता है। उसके विकास के लिए राष्ट्रपति जो है एक आयोग या क्या कर सकता है, एक अधिकारी नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? 350 ख के तहत, है ना। 350 ख के तहत राष्ट्रपति जो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक आयुक्त को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ये मंत्रालय के अधीन काम करेगा और अपना रिपोर्ट जो है, वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। ऐसा लिखा है अनुच्छेद नंबर 350। क्लियर है? तो 350 क में लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी, और 350 ख में लिखा है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है, यानी कुछ भाषा ऐसे हैं जो कुछ लोगों के द्वारा ही बोले जाते हैं, तो उसके लिए एक क्या बना सकता है, राष्ट्रपति आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, जो मंत्रालय के अधीन काम करेगा और अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष उपबंध बताया गया है किसमें? अनुच्छेद नंबर 351 में, है ना। संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार करे और उसके विकास के लिए क्या करे, काम करे, क्योंकि हिंदी जो है भारत सरकार की क्या है, राजभाषा है। तो ये केंद्र सरकार को निर्देश देता है अनुच्छेद नंबर 351 कि वो हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या करे, काम करे, उसका क्या करे, प्रचार प्रसार करे। इसलिए कोई दिन नहीं, एक दिन है 14 सितंबर का, जिस दिन हम क्या लिखते हैं, हिंदी भाषा दिवस। ठीक है। और वो भी भारी विडंबना है। हिंदी भाषा दिवस के दिन सब जो है एक दूसरे को व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के शुभकामनाएं देते हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं कैसे लिखते हैं? हिंदी दिवस, ऐसा अच्छा विकास हो रहा है कि नहीं, है ना। तो हिंदी भाषा का हमको क्या करना है, विकास करना है, ऐसा संघ को निर्देश दिया गया है अनुच्छेद नंबर 351 का। क्लियर है? अब अनुच्छेद नंबर 343 में हमारे भारत की राजभाषा क्या बताई गई? हिंदी। ठीक। लेकिन भारत देश में बहुत सारी भाषाएं हैं जिसका सरकारी कामकाज में क्या होता है, प्रयोग होता है। और जिन भाषाओं का सरकारी कामकाज में प्रयोग होता है, या भारत सरकार जिन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देता है, वो शामिल होता है अनुसूची नंबर 8 में, संविधान के अनुसूची नंबर 8 में। तो अब राजभाषा पढ़ रहे हैं तो यहीं पर हम खत्म कर लेते हैं। कौन सा? अनुसूची नंबर 8। अब हम बात करेंगे किसका? अनुसूची नंबर 8 का। अनुसूची नंबर 8। ठीक। तो जब संविधान लागू हुआ, यानी कि मूल संविधान में इस अनुसूची नंबर 8 में अनुसूची नंबर 8 में मात्र 14 भाषाओं को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, है ना। तो मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में राजभाषा की संख्या कितनी थी? 14। और आज वर्तमान में राजभाषा की संख्या जो है, वर्तमान में राजभाषा की जो संख्या है वो कितना हो गया है? 22। राजभाषा की संख्या कितना हो गया है? 22। यानी कि टोटल कितना जोड़ा गया है? 8। कितना जोड़ा गया है? 8। तो एक एक करके देखते हैं कि 8 कब कब जोड़ा गया, है ना। तो संविधान में 21वां संविधान संशोधन किया गया। 21वां संशोधन किया गया। सन था वो 1967 का। 21वां संविधान संशोधन 1967। और एक भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, वो भाषा था सिंधी। वो भाषा कौन सा था? सिंधी। ठीक है। तो अब 14 से कितना हो गया? 15 हो गया। 14 से कितना हो गया? 15। अभी भी 7 का सफर बाकी है, 7 को और जोड़ना है ना। हाँ, तो उसके लिए 71वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। देखो 21वां 71वां ऐसे करके, है ना। और वो सन था 1992। 1992। और 1992 में एक नहीं, दो नहीं, 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक था कोंकणी, एक था मणिपुरी और एक था नेपाली। कोंकणी, हाँ, मणिपुरी
और कौन सा, नेपाली। ये 3 भाषाओं को राजभाषा का क्या दिया गया, दर्जा। तो 15 से 3 कहां चले गए, 18। 15 से 3 कितना चले गए, 18। 4 का सफर जारी है, तो 4 का सफर एक एक ट्रेन में पूरा करना है। वो था 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और सन था 2003। सन कौन सा था, 2003, है ना। तीसरा बार जोड़ा गया सन 2003 में, और सीधा एक साथ चारों को जोड़ दिया गया, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। क्या क्या बोला, डोंगरी, बोडो, मैथिली और एक है संथाली। ये 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया। और इस तरह आज भारतीय संविधान में टोटल कितने राजभाषा है, 22 राजभाषा है। कितने राजभाषा है, 22 राजभाषा। अब ये कौन टेंशन, 14 कौन कौन रही सर, है कि नहीं है। मूल संविधान में 14 कौन कौन सा था। और दूसरा टेंशन, सर ये कोंकणी लत पढ़ास लेकिन कहां बोलते, है कि नहीं है। तो अब हम देखो 22 राजभाषा पढ़ेंगे। जो मूल संविधान में 14 थे वो, और ये बाद में 8 जोड़े गए वो, सबको किस किस भाषा किस किस राज्य में बोला जाता है, एक एक करके राज्य का नक्शा बना लेते हैं पहले, उसमें देखेंगे। तो अब पूरा राज्य में देखते हैं भारत के किन किन राज्यों में ये 22 राजभाषाओं का क्या किया जाता है, प्रयोग। तो चालू करते हैं कहां से, अपना है ना, जहां से स्टार्ट करते हैं हमारा कौन सा, केरल। तो केरल की भाषा है कौन सा, मलयालम। मलयालम है नहीं, भारी खतरनाक, लिखने में दिक्कत होता है। तो केरल की भाषा क्या है, मलयालम। अब पढ़ने में पता नहीं, समझ में पूरा जलेबी जैसे दिखता है कि नहीं है। केरल की भाषा क्या है, मलयालम। ठीक है, केरल की है मलयालम। बात करते हैं कौन सा, कर्नाटक। तो कर्नाटक की भाषा है कौन सा, कन्नड़। कर्नाटक की भाषा कौन सा है, कन्नड़, है ना। कर्नाटक की भाषा कौन सा है, कन्नड़। गोवा की भाषा है कोंकणी। गोवा की भाषा कौन सा है, कोंकणी। ठीक है, गोवा की भाषा कौन सा है, कोंकणी। ठीक है, तो देखो कोंकणी को बाद में जोड़ा गया, मलयालम और कन्नड़ कहां था, मूल संविधान में था। ठीक है, जो बाद में जोड़ा गया है उसको मार्क कर देंगे, तो जो मूल संविधान में 14 थे वो अलग हो जाएंगे। तो केरल की भाषा मलयालम को जोड़ा गया है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ को जोड़ा गया है अनुसूची नंबर 8 में, और गोवा की भाषा किसको, कोंकणी। महाराष्ट्र की भाषा मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती, राजस्थान की भाषा सिंधी, राजस्थानी नहीं है, नहीं तो मस्त चल रहा है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी, गुजरात की भाषा गुजराती, राजस्थान की भाषा सिंधी, है ना, राजस्थान की भाषा सिंधी, है ना। तो इसमें मराठी और गुजराती जो था वो मूल संविधान में था, सिंधी को जो है क्या किया गया, 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। क्लियर है, ठीक। चलो, पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी। पंजाब की भाषा क्या है पर, पंजाबी। पंजाब की भाषा पंजाबी। ठीक है, पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी। देखो अब बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की जो भाषा है वो है यहाँ पर कश्मीरी। जम्मू कश्मीर भाषा क्या है, कश्मीरी। लेकिन यहीं पर बहुसंख्यक लोग प्रयोग करते हैं क्या, उर्दू। लेकिन उर्दू यही प्रयोग होता है ऐसा नहीं है। हैदराबाद वाले क्षेत्र में भी क्या प्रयोग होता है, उर्दू। लखनऊ वाले क्षेत्र में भी क्या प्रयोग होता है, उर्दू। लेकिन उसको वहीं पढ़ ले हैं, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। क्लियर है, कश्मीरी उर्दू, कश्मीरी और उर्दू। और साथ में संस्कृत, जो कश्मीरी पंडित है वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत। तो संस्कृत को भी लगे हाथ यहीं पढ़ लो, जो कि कहां शामिल है, राजभाषा में शामिल है। क्लियर है। और ये तीनों राजभाषा, चाहे संस्कृत कहो, उर्दू कहो या किसको, कश्मीरी को, ये मूल संविधान में शुरू से क्या है, शामिल है। क्लियर है। तो इस तरह से देखो, इधर के पूरे भाषा हो गए। केरल का मलयालम शामिल है, कर्नाटक का कन्नड़ शामिल है, गोवा का कोंकणी शामिल है, महाराष्ट्र का मराठी, गुजरात का गुजराती, राजस्थान का सिंधी, पंजाब का पंजाबी, और जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाला कश्मीरी, उर्दू और संस्कृत, तीनों को राजभाषा में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। लेना समझ में आ जी ना बात में, ठीक है। का कम है तेला ठीक है, हो गया ना रे। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अच्छा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलो,
ठीक, तो कश्मीरी उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, है ना, कश्मीरी उर्दू और कौन सा हो गया, संस्कृत हो गया। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश की जो भाषा है ये है डोंगरी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, डोंगरी। हिमाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, डोंगरी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजभाषा है डोंगरी, ये मूल संविधान में था क्या, नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। इसको कब जोड़ा गया है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, उसी तरह इधर बिहार की जो भाषा है वो है मैथिली। बिहार की एक भाषा है कौन सा, मैथिली। ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको भी कब जोड़ा गया है, 92वां संविधान संशोधन 2003 से जोड़ा गया है। क्लियर है। पश्चिम बंगाल की बंगाली, पश्चिम बंगाल की कौन सी भाषा, बंगाली। और सिक्किम की कौन सी भाषा, नेपाली। सिक्किम की कौन सी भाषा, नेपाली। ये मूल संविधान में नहीं था, है ना, बंगाली था मूल संविधान में, लेकिन नेपाली को जोड़ा गया है कब, 71वां संविधान 1992, है ना। तो डोंगरी को, मैथिली को और इसको नेपाली के बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। उसके बाद बात करते हैं असम राज्य की असमिया। असम राज्य की असमिया, ठीक है, ये असम का नाम से असमिया है, लेकिन ये पूर्वोत्तर राज्यों में बोला जाता है। और इधर एक जनजाति है जिसका नाम है बोडो, और उसकी जो भाषा है उसी को क्या बोलते हैं, बोडो, है ना। तो उधर के क्षेत्रों में पूरा बोला जाता है, इसलिए सीधा असम में लिख रहा हूं, लेकिन ये असम बस का भाषा ऐसे मत समझना, ये उस राज्य के अन्य उधर के भाषा का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। लेकिन मणिपुर में एक भाषा बोली जाती है, कौन सा, मणिपुरी, जो कि राज्य भाषा में क्या है, शामिल है। और बोडो और मणिपुरी जो है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। क्लियर है। आगे बात करते हैं कौन सा, उड़ीसा का उड़िया भाषा है। उड़ीसा का उड़िया मूल संविधान में था, ये भी मूल संविधान था। और आंध्र प्रदेश का तेलुगु, आंध्र प्रदेश का तेलुगु, और ये तमिलनाडु का कौन सा, तमिल, ये मूल संविधान में शामिल क्या था, भाषा। क्लियर है। इसके बाद जो भाषा बच गए, है ना, अच्छा, झारखंड का एक बचा है, कौन सा, संथाली। झारखंड का संथाली। आप देखो ये टोटल कितना भाषा हो गया, 21। कितना भाषा हो गया, 21। बाकी जो मध्य वाले राज्य हैं यहाँ पर राजभाषा है कौन सा, हिंदी, और इसको बोला जाता है टोटल 22 राजभाषा। भारत के अनुसूची नंबर 8 में है, शामिल है, भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में है ये 22 भाषा। तो इस तरह से पूरा राजभाषा टॉपिक हो गया समाप्त। आगे क्लास में संविधान के आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।